सेल के बिल्कुल सेंटर, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कभी सेल के है ना मेम्ब्रेन के आसपास भी होता है, अदर केस में हायर क्लासेस में जाएंगे तो। लेकिन हम लोग ने अभी जितना सिंपल जानना है उतना ही जानेंगे, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा करोगे दिमाग खराब होगा। देखिए न्यूक्लियस, तो रिमेंबर, देखिए चैप्टर 5 है साइंस का, क्लास 9 का, इसका पार्ट 2 मैच खत्म करेंगे इसको। न्यूक्लियस, what sorry, according to their chemical composition, different region of cells get colored differentially. Some regions appear darker, ठीक है, एक सेकंड में अंडरलाइन भी कर दूं ताकि आपको समझ में आए। Some region appear darker and then other region. Apart from iodine solution, we could also use safranin solution or methylene blue solution to stain the cell. ये तो एक्टिविटी का है यार, रहने दो, एक्टिविटी से कोई मतलब। चलो हम सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे निकाल लो आप लोग। द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस हैज अ डबल्ड लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आवाज जा रही है मेरी? जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ भी क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। जो सेल है, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरह जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल के, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा सेल है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ भी क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगी, डबल लेयर्ड, सिंगल उसमें डबल कोटिंग होती है, ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जैसे हमें पता है जो सेल हमारा होता है, पूरे सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों अंदर क्या होता है, सेल साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। एक सेकंड, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जो सेल होता है, जैसे बेटा ये मान लो कि सेल है, इस सेल की जो आउटर लेयर होती है वो क्या थी हमारी, वो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये वाली तो थी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो मैंने कर रखा है, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सेल के सेंटर में या अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये भी पता है आप लोग को। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके चारों तरफ भी इसकी जो बाउंड्री होती है वो डबल लेयर्ड होती है, ठीक है, ज्यादा मजबूत होती है। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को बाहर जाने के लिए और बाहर के मटेरियल को न्यूक्लियस में आने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो गैप है, आपको दिख रहा है ना, ये जो गैप खाली जगह दिख रहा है, इसमें जो चीज भरी होती है लिक्विड जैसी, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर है? इस चीज को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अब ये सोचो कि न्यूक्लियस के अंदर से मटेरियल कहां बाहर जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, और साइटोप्लाज्म से ही चीजें न्यूक्लियस में आती है। यहां तक तो क्लियर हो गई? ठीक है, देखिए देखो, the nucleus contain chromosomes which are visible as a root shaped structure only when the cell is about to divide, ठीक है। chromosome contains information for inheritance or characters from parent to next generation in the form of DNA। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? आवाज नहीं जा रही? बाद में मौका देंगे, 2 मिनट रुक जाओ, अभी पूछ बताते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका फुल फॉर्म होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। देखिए क्या होता है, मैं फिर से सुन लीजिए।
जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम किस बला का नाम है, क्रोमोसोम होता क्या है? जो क्रोमोसोम है उसके अंदर होता है डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर ही इंफॉर्मेशन होती है कि हम अपनी मम्मी की तरह दिखेंगे, अपने पापा की तरह दिखेंगे, हमारी शक्ल बिल्कुल हमारे भाई की तरह होगी। मतलब जो वंशानुगत चीज, जेनेटिक जो चीजें होती है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है, वो क्रोमोसोम डिसाइड करता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन 1 वर्ड में आता है कि फुल फॉर्म द ऑफ डीएनए। तू बता ना क्या हुआ, बंद करके भगवान के पास ध्यान लगा रही है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस क्रोमोसोम के कारण ही क्या होता है, कोई सेल डिवाइड होती है। मेरे को पता है आप लोग को थोड़ा कम कैच कर पा रहे होंगे, मैं भी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। तो क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम जो होता है वो प्रोटीन और डीएनए दोनों का मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए दोनों का मिलकर बना होता है। आरओ बोर्ड दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन दिख रही है? आरओ, आवाज नहीं जा रही क्या आरओ? हेलो हाँ, मैं कह रहा था बोर्ड दिख रहा है या आपको क्या स्क्रीन दिख रही है क्या? सर, बोर्ड भी दिख रहा है और स्क्रीन भी दिख रही है। चलो ठीक, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, हम इसको बाहर निकालती है, क्रोमोसोम। ठीक है ना, ये क्रोमोसोम। अब ये क्या होता है, इसके अंदर डीएनए होते हैं। डीएनए के मिलने से क्या बनता है, क्रोमोसोम। ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, इसके अंदर जो छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं वो डीएनए। ठीक है, अब डीएनए किस चीज का बनता है, याद रखिए, लिपिड। ये डीएनए प्रोटीन का बना होता है। हमारा जो डीएनए होगा या किसी भी एनिमल का जिसका भी डीएनए होगा वो प्रोटीन का बनता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि हमारे अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं उसका जो ट्रांसफर होने का काम होता है वो इस डीएनए के चलते ही होता है। जैसे सपोज दैट, जैसे किसी बेबी का जन्म जब होगा, बच्चे का जन्म होगा, ठीक है ना, तो बच्चे की शक्ल कैसी होगी, नाक कैसी होगी, आंख कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसके बाद उसकी हाइट कैसी होगी, समझ रहे हैं ना। कुछ बच्चे तो इतने जेनेटिकली अपने पेरेंट की तरह होते हैं कि जैसे ना जुड़वे बच्चे हो जाते हैं, जुड़वा बच्चा, तो जेनेटिकली वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। समझ रहे हैं? तो ये सारे की सारी चीजें कहाँ से डिसाइड होती है, डीएनए से। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि अगर कोई बीज अगर ऐसा है जिसके, हमको पता है कि बीज के इस हिस्से में ऐसा प्रोटीन है कि अगर इसको हम हटा दें और यहाँ पर एक ऐसा हम पार्ट लगा दें, एक प्रोटीन ऐसा डाल दें, ये देखो, एक सेकेंड पहले ध्यान देना, अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो बेटा ये डीएनए है, कोई एक डीएनए, हमें पता है कि बहुत सारे प्रोटीनों के मिलने से बना है, इसके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है, मुझे पता है एक बीज का, गेहूं के बीज का, व्हीट के सीड का मैंने डीएनए लिया। हमें पता है कि ये वाला जो प्रोटीन है ना, इस गेहूं में बार बार वॉर्म या कीड़ा लगाने के लिए या इंसेक्ट्स को लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इस प्रोटीन को पहले पहचानते, आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटीन है क्या। इस प्रोटीन को यहाँ से कट करके हटा देंगे और यहाँ पे किसी दूसरे जो जंगली, जो वाइल्ड ब्रीड होती है, वाइल्ड वेराइटी जो होती है, उसके प्रोटीन को लाके लगा देंगे। और उस प्रोटीन की खासियत होगी कि उसमें कोई भी कीड़े उड़े नहीं लग सकते।
समझ रहे हैं? तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, बहुत बार ये रिसर्च में आता है। हम लोग को उतना आगे नहीं जाना है, आप लोग 12th में हैं। तो डीएनए समझ गए। डीएनए क्या करता है भाई? हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, और ये क्रोमोसोम छोटे छोटे डीएनए से बना होता है। और जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, और जो मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, मेन एकदम प्योर वाला, जो एकदम उसी उसमें और कुछ भी नहीं होता, वो होता है जीन। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन। जीन के मिलने से बहुत सारे जीन मिल करके एक डीएनए बनाते हैं, और बहुत सारे डीएनए मिल करके एक क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बहुत सारे जीन मिलकर के एक डीएनए बनाएंगे, और बहुत सारे डीएनए मिलकर के क्रोमोसोम बनाते हैं, और बहुत सारे क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में होते हैं, और एक सेल में मात्र केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस कभी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया यहां तक? आ रहा हो समझ में आया आपको? Yes, sir. देखो, जब मैं साइंस पढ़ाता हूँ ना तो भावनाओं में बह जाता हूँ, मतलब मुझे और मन करता है ज्यादा से ज्यादा बताए, इसलिए बहुत ज्यादा चैप्टर ये लेंदी होता जा रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। कोई सेल कैसा होगा, कैसे बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। डीएनए के अंदर वो चीज जो मेन काम करती है वो जीन होती है, उस जीन के अंदर ही सारा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of a chromatin material. जिस भी सेल के अंदर, जैसे मैं कहूं कि कोई एक ऐसा सेल हो, ठीक है, जो कि डिवाइड ना हो रहा हो, जिसमें डिवीजन ना हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसा सेल जिसमें किसी भी तरह का डिवीजन ना हो रहा हो, ये माना जाएगा कि वो जो डीएनए है, जिस सेल के अंदर जो डीएनए है, जैसे कि देखो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो भाई, हमारा तो जीत तब है ना जब हर बच्चे को एक एक बात समझ में आ जाए। क्या फायदा है बिना मतलब का टेम्पररी काम करने का? जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो डीएनए होता है, मान लीजिए कोई डीएनए है, ये किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बनाता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम एकदम छोटे से हिस्से रहते, अंश रहते हैं, उसी से बढ़ते 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 इतना बड़ा डायनासोर भी बन गया, हाथी बन गया, हम इंसान ही बन गए। बात समझ रहे हैं ना? तो क्यों हुआ था? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ छोटे से बड़ा कैसे होता है? क्या होता है ऐसा हर्ष? प्रोटीन। तो बताओ। बिल्कुल, सेल बढ़ते हैं, सेल डिवीजन होता है, समझ रहे हैं ना? तो वही मैं बता रहा हूं कि अगर कोई सेल बढ़ता है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। तो सेल जब बटेंगे ना तो पता है क्या होगा? ये न्यूक्लियस भी दो हिस्सों में बट जाएगा। आधा मटेरियल एक सेल में, फिर दो में चला जाएगा, फिर वो ग्रोथ करेगा तो फिर उससे दो दो अलग हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो अगर मान लो ये सेल टूट गया तो इसमें न्यूक्लियस का एक हिस्सा आ गया और इसमें न्यूक्लियस का एक हिस्सा आ गया, ग्रो करके फिर एक अपना इंडिविजुअल सेल बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा सेल हो जिसका डिवीजन ही ना हो। ऐसे भी सेल होते हैं जिनमें सेल का डिवीजन नहीं होता। ठीक है, कुछ डीएनए ऐसे होंगे जिन जो डिवाइड नहीं कर पाते हैं अपने आप को।
तो वो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है उससे मिलके बने होते हैं। ऐसे जीन्स सॉरी सेल्स जिनका डिवीजन नहीं होता वो क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल के बने होते हैं। अगर डीएनए में क्रोमेटिन मटेरियल अवेलेबल, क्रोमेटिन मटेरियल अगर किसी डीएनए में होगा इसका मतलब वो सेल डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. जब भी कभी किसी सेल का डिवीजन होता है, कोई सेल एक सेल डिवाइड होकर दो हिस्सों में बढ़ते हैं, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है कि एक धागे के जैसी होती है, वो क्रोमोसोम में जा करके स्टोर होके रह जाते हैं। उससे क्या होता है कि अगर एक सेल से टूट के कोई दूसरा हिस्सा निकल भी जाए तब जो पहले वाला सेल था वो भी जिंदा रह सके। बात समझ रहे हैं? जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है किसी भी सेल के अंदर वो क्रोमोसोम के अंदर होता है, जिससे वो कोई डीएनए ये सब चीज बनती है। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब कि जस्ट लाइक अ प्रोटीन। वो क्या होता है कि जो धागे जैसी जो एक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो उस क्रोमोसोम में स्टोर होकर के रह जाती है। जिससे क्या होता है कि जब अगर सेल डिवाइड होकर के अलग भी हो जाए, एक सेल से दूसरा हिस्सा अलग भी हो जाए, तो पहले वाला सेल भी सरवाइव कर सके उसको, मतलब वो भी उससे भी एक अपना लाइफ रह सके। मतलब सेल डिवाइड होकर दो हिस्सों में बढ़ता है तो पहले वाला सेल डिस्ट्रॉय तो नहीं होता ना, वो भी तो जिंदा रहता ही है। वो क्यों होता है? ड्यू टू क्रोमेटिन मटेरियल इज स्टोर्ड इन द क्रोमोसोम आफ्टर द सेल डिवीजन। सेल के डिवीजन होने के बाद भी जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में स्टोर हो जाता है, इसीलिए सेल के डिवाइड होने के बाद भी दोनों के दोनों सेल सरवाइव कर पाते हैं। क्लियर है? The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and form two new cells. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. Okay, कर लो बेटा और काम आगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि सब कुछ पढ़ लिया। देखिए, तो इस तरह से हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल का डिवीजन करना हो, किसी भी मटेरियल का इन आउट हो या कोई भी चीज हो, सेल किस तरह का बनेगा, किस तरह का फंक्शन करेगा, क्या करेगा, ये सब चीज न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। क्योंकि एक सेल का डिवीजन क्या होगा, कैसे होगा, वो होगा भी या नहीं होगा, ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है, जीन में। जीन डीएनए में होता है, डीएनए क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से न्यूक्लियस तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो न्यूक्लियस ही एक तरह से। देखिए, जैसे देखो इन सम ऑर्गेनिज्म, आवाज आ रही है ना? आ रहा हो? इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन Yes, sir. of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये हमारी और आपके सेल हो सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने के चलते क्या हो रहा है कि कोई भी मटेरियल साइटोप्लाज्म का अगर बैलेंस होगा या मान लो कि कंसेंट्रेशन हाई होगा तब अंदर या बाहर जाएगा। एक बैलेंस तो है ना, सब कुछ का एक मैकेनिज्म बना हुआ है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियस ही अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता। लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, अच्छे तरह से ग्रो नहीं हुआ रहता, जिसके चलते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं बनी होती। तो उनके अंदर कैसे होता है काम, वो देखते हैं।
such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid. तो उनके अंदर क्या होता है, केवल न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। मेरे कहने का मतलब समझ, हमारा ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, सारा मटेरियल है। लेकिन जिसका न्यूक्लियस और क्यों है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसको स्टोर करके रखती है एक जगह, यही बात है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो ही नहीं, जैसे बैक्टीरिया है, तो क्या होगा, जहां न्यूक्लियस रीजन है ना, जहां न्यूक्लियस होना चाहिए, यहाँ पर तो न्यूक्लियस हमें पता है सेंटर में, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो जहां न्यूक्लियस होना चाहिए था वहां पे न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होकर के क्या होता है वहां पर, वहां पे होता है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोइड। ठीक है, such organism whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotic cell. ऐसे ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऐसे सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन दिखाई ना मैंने डबल लेयर वाली, वो डेवलप नहीं होती, उसको प्रोक्रियोटिक सेल कहते हैं, प्रोक्रियोटिक। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, और क्रायोट मीन्स क्रायोन और न्यूक्लियस। जो बिल्कुल शुरुआती दौर का न्यूक्लियस होता है उसको प्रोक्रियोटिक कहते हैं। प्रोक्रियोटिक का मतलब क्या, प्रो मतलब कि प्रिमिटिव या प्राइमरी, शुरुआती दौर का। ठीक है, और क्रेयॉन्स या क्रेयोट मतलब कि क्रेयॉन्स मतलब न्यूक्लिक, एकदम छोटा सा। मेरे कहने को प्रोक्रियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी नहीं होती है, और उनको प्रोक्रियोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शुरुआती दौर का न्यूक्लियस होता है, मतलब पूरा डेवलप नहीं होता। क्लियर है, फिर से समझाऊं एक बार और। ठीक है, प्रोक्रियोटिक सेल का मतलब ये हुआ, ऐसे सेल वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया, वायरस में भी हो सकता है, फंगी में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप ही नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना डबल लेयर्ड वाली जो सेंटर में, ये डेवलप ही नहीं होती, तो उसी को, उस तरह के सेल को प्रोक्रियोटिक सेल हम लोग कहते हैं। क्लियर है, देखिए, प्रोक्रियोटिक सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। देखो, ऑर्गेनेल से ना कंफ्यूज मत होना, ऑर्गेनेल का मतलब सेल के अंदर जो भी छोटे छोटे हिस्से, बहुत सारे पार्ट होते हैं, सबको ऑर्गेनेल कहते हैं। इवन न्यूक्लियस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल ऑफ सेल। बात समझ में आई आप लोगों को? ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंदर जो भी चीज होगा सब ऑर्गेनेल कहेंगे, मतलब कि सेल का हिस्सा। ठीक है, तो अगर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो क्लियर है, तो उस तरह के सेल्स में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल की कमी होती है। कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो लिक्विड है ना चारों तरफ भरा हुआ सेल के अंदर, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल जो होते हैं और सेल्स में की तरह इसमें नहीं होते हैं। अब वो देखो क्या है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल बता दें, यूकैरियोटिक सेल बेटा वो होगा जिसके अंदर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप होगी, और प्रोकैरियोटिक सेल वो होगा जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगी। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। देखिए, द क्लोरोफिल in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vessels, bag-like structure, but not on the plastids as in eukaryotic cell. Here and the fact. साइटोप्लाज्म पे आते हैं, नहीं तो एक एक चीज पे लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, होने ही वाला है। अरे होने वाला है, जाने वाला है, भगवान पता ही नहीं चल रहा यार, कितना बड़ा चैप्टर है। कोई बात, हम लोग साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरी होती है, जो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ जो लिक्विड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक
In prokaryotics, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelle are also absent. On the other hand, the eukaryotic cell have nuclear membrane as well as membrane-enclosed organelle. देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा था दीपक? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं था। और यूकैरियोटिक सेल कौन सा था? तो इसमें ये कहा जा रहा है साइटोप्लाज्म का अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं जो न्यूक्लियर बाउंड नहीं होते, ठीक है, मतलब उसके तरफ कोई चीज की कवर या कवच नहीं होता, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, सॉरी यूकैरियोटिक सेल जो होता है, उसमें जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर मोस्टली जो भी चीजें होंगी उनके चारों तरफ कोई ना कोई चीज की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ही होगा, और बाद बाकी और भी चीजें होंगी उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाहर भी लेयर बनी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए। एक कहा जा रहा है कि सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, ठीक है। मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंदर के हिस्से, मेम्ब्रेन मतलब कि झिल्ली से मतलब लेयर से घिरी होंगी, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर आल्सो एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी तरह का सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलेगा साइटोप्लाज्म में। मुझे पता है कि आप लोग नहीं समझ पाए इस बात को, फिर से सुनिए। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा? जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्लियर है? तो जो भी सेल ऑर्गेनेल कहां होते हैं ये भी क्लियर है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीज होगा सेल ऑर्गेनेल होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं। तो अब साइटोप्लाज्म में जो भी चीज होगा ना फ्रीली मूव करेगा, उसके चारों तरफ कोई लेयर नहीं होगी किसी भी चीज का। एक प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे उनके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होगी, क्लियर है? और यूकैरियोटिक सेल में जो भी चीज अंदर मिलेगी उसके चारों तरफ कवरिंग या एक लेयर होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी, क्लियर है? आया समझ में? नोट्स जो लिखवाए हैं ना हम आपको हैंड रिटन, वो पढ़िएगा, उसमें और अच्छे समझ में आएगा, उसमें छांट छांट के लिखा हुआ है। On the other hand, ये तो बता ही दिया मैंने, the significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cells machinery to multiply. देखिए, जो वायरस होता है उसके अंदर भी कोई, उसके सेल के अंदर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, वो भी वायरस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। वायरस के अंदर आपको पता है कि सिंगल सेल लोग यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल होगा ना वायरस या बैक्टीरिया, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, तो मान लो वायरस का जो साइटोप्लाज्म होगा सेल का, उसमें जितने भी ऑर्गेनेल होंगे बिना कवरिंग वाले होंगे। अब बिना, अगर मान लीजिए कि इसके सेल में अगर बिना कवरिंग वाला कोई सारा सेल ऑर्गेनेल है वायरस के, तो प्रॉब्लम ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ये कभी बिहेव ही नहीं करते, है ना? वायरस बताया था ना आप लोग, कोई बैक्टीरिया और वायरस कि नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। पराठा पंखा की तरह हाथ देते समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं कोरोना वायरस की आपको बात बता रहा हूं, कोरोना वायरस कभी भी जब तक हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आ जाता तब तक वो कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा, और वो कैसे ऐसे मरा हुआ है जैसे वो हमारे ऐसे कुछ बाहर अगर ओपन में हो जाए तो थोड़ी देर में मर जाएगा, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया, हमारे अंदर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करने लगेगा। बात समझिए, कोरोना से हमें नुकसान कैसे हो रहा है? एक कोरोना वायरस हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, हमसे वो न्यूट्रिशन लेता है और मल्टीप्लाई करने लगता है, मतलब सेल डिवीजन उनके होने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? हमारे सेल के अंदर जाके वो अपना सेल डिवीजन कर लेता है, और जिससे वायरस का जो वायरल लोड है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है और
हार्डली इफेक्टेड हो जाते हैं। तो example of viruses, viruses lack any membrane and hence do not show characteristic of life until they enter a living body। ना तो ब्रीथ करते हैं, ना तो फीड करते हैं, ना तो खाते हैं, ना सांस लेते हैं, ऐसे नॉन लिविंग थिंग की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, सांस भी लेते हैं और हम लोगों की सांस लेके भी जाते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए बेटा, सेल ऑर्गेनेल आप लोगों को तो समझा ही दिया, लेकिन अभी आप लोगों ने केवल न्यूक्लियस के बारे में जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जाना है ना? थोड़ा बहुत लाइसोसोम के बारे में जाना है, थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में केवल एक दो टॉपिक बताया। लेकिन सेल ऑर्गेनेल के लिए दो तीन चीजें ही नहीं है। एक सेल के अंदर वेरियस मटेरियल होते हैं, उसके साइटोप्लाज्म। तो देखो, every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment। जो भी सेल होता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है ना? और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों है? ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से इसका सेल का मटेरियल मिक्सअप ना हो पाए, इसीलिए होता है ना। आरो, कैन यू हियर मी? Yes, आरो, sir. ओके बेटा, ध्यान देना। जो सेल ऑर्गेनेल का मतलब है कि जो कोई भी सेल होगा उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी, ताकि बाहरी एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, मिल ना सके उसका मटेरियल, अपने सेपरेशन की बात हो रही है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलर ऑर्गेनेल। बड़ा सेल किसका होगा? मल्टी सेलर का, जैसे कि ह्यूमंस का, हाथी का, गधे का, किसी का भी। need a lot of chemical activity to support their complicated structure and functions। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि इंसान, हम और आप, तो उनको अपनी इस इतने बड़े सेल को सारी एक्टिविटी या फंक्शन को बनाए रखने के लिए मल्टीपल केमिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे केमिकल्स को माने कि गिव एंड टेक करना पड़ता है, जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना, अच्छी चीजों को अंदर लेके आना, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है? To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structure or organelle which themselves within themselves। या हेलो, हाँ नमस्ते बेटा। बुक छोड़ जाओ, मैं दे दूंगा अंडरलाइन करके। देखो बेटा, तो जो भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, निश्चित रूप से कौन से सेल वाले होंगे? उनके अंदर, हमारे आपके अंदर कैसा सेल पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर न्यूक्लियस डेवलप है, और साथ ही साथ हमारे अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे, तुमने नोट्स आज नहीं दिखा है मेरे को साइंस का? लिखा है? लिखा? तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल वाले हैं, जो मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है? तो हमारे सेल ऑर्गेनेल के जो भी सेल ऑर्गेनेल होगा, हमारे सेल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, सबसे पहले न्यूक्लियस का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन जरूर होगी, क्योंकि हमारे साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं, ठीक है? जैसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर इनवेलप्स, न्यूक्लियस हो गया, इसमें जैसे आप पिक्चर देख रहे होंगे, आपके बुक में होगी बनी हुई बड़ी वाली, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबके चारों तरफ एक ना एक कोटिंग होगी, मेम्ब्रेन होगा, ताकि उसका मटेरियल किसी दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो पाए, क्योंकि हर सेल ऑर्गेनेल का अपना स्पेसिफिक या एक अलग टाइप का काम होता है, और मटेरियल मिक्स हो गया तो काम कैसे करेगा, है ना? तो देखो, to keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structure within themselves
This is one of the feature of the eukaryotic cell, okay, that distinguish them from prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. ये सबसे बड़ी खासियत है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग करने की, डिस्टिंग्विश करने की, कि जो यूकैरियोटिक होंगे उन्हीं के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सॉरी ये एक मेम्ब्रेन होगी हर सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने न्यूक्लियस तो पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है, हम लोगों ने न्यूक्लियस तो डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। एक सेल के अंदर जो भी होता है सेल ऑर्गेनेल होता है और वो साइटोप्लाज्म में होता है। बार बार मैंने आप लोग को बताया, हम लोगों ने अभी एज ए सेल ऑर्गेनेल केवल किसके बारे में जाना है, केवल के केवल हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में जाना है। न्यूक्लियस के अलावा भी साइटोप्लाज्म और क्या क्या चीजें होती है, वो भी सेल ऑर्गेनेल ही तो है, वो सारी जो अलग तरह की चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अब ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा करा दे, पक्का ना, पूरा चैप्टर करा दे आप लोग का ना।